अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत वापस लाया जाए, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। साथ ही हुकूमत शरीफ खानदान पर मजीद दबाव बढ़ा रही है। नवाज शरीफ के वापस न आने की सूरत में उनके भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नाअहली के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने आज दावा किया कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो उनकी गारंटी देने वाले शहबाज शरीफ नाअहल होने के लिए तैयार हो जाएं। परसों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारों के सामने कहते हैं जी कीड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब। अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें। स्टाम्प के ऊपर जनाब ये स्टाम्प इस वक्त चल रहा होगा टीवी चैनल में, तमाम टीवी चैनल्स पे। ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। और आज फवाद चौधरी ने वाजे किया कि जिस अदालत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है वो शहबाज शरीफ को तलब करके पूछे कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से बाहर गए हैं वो फ्रॉड करके बाहर गए। पहले तो अदालत जिसने भेजा था नवाज शहबाज शरीफ को की जमानत लेके, अदालत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाए और उन्हें कहें भाई को वापस लेके आए। ये तो तमाशा लगा हुआ है, इसमें अदालतों की भी सुख्ती हो रही है, हुकूमत की भी सुख्ती हो रही है, पाकिस्तान के सारे जस्टिस सिस्टम की सुख्ती हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के लिए शहबाज शरीफ ने एक हल्फनामा लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था, लेकिन क्या उस हल्फनामे की वजह से शहबाज शरीफ की नाअहली हो सकती है? शहबाज शरीफ से जब इस गारंटी से मुतालिक, इस हल्फनामे से मुतालिक पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने गारंटी दी थी कि मियां साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर उन्हें 4 हफ्ते के लिए भेज दिया जाए और फिर मैं मान देता हूँ कि वापस आएंगे, तो उसकी भी अगर आप बता दें। ये देखिए, ये अदालत के सामने सारा मामला तय हुआ, अदालत आलिया के सामने तय हुआ। वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है, तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। अब उस हल्फनामे का मतन क्या था उसका जायजा लेते हैं। शहबाज शरीफ के जमा करदा हल्फनामे के मुताबिक मैं शहबाज शरीफ अपने भाई मियां नवाज शरीफ की 4 हफ्तों की अंदर वतन वापसी की यकीन दहानी कराता हूं, या जब डॉक्टर इस बात की तस्दीक करें कि वो सेहत याब हो चुके हैं और वतन वापसी के लिए फिट हैं। शहबाज शरीफ के हल्फनामे के मुताबिक अगर किसी भी स्टेज पर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी मुसद्दिका मालूमात हों कि नवाज शरीफ सेहतयाब होने के बावजूद बैरून मुल्क में मुकीम हैं, तो पाकिस्तान हाई कमीशन को इख्तियार होगा कि वो नवाज शरीफ के फिजिशियन से मिलें और उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात की तस्दीक करें। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फनामे में हुकूमत को यह इख्तियार दिया कि किसी भी स्टेज पर हुकूमत महसूस करे कि नवाज शरीफ सेहतयाब हैं तो वो उसकी जाँच पड़ताल कर सकती है। क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई इकदाम उठाया है? इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे, फवाद चौधरी से पूछेंगे। दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ की सेहत ठीक है तो वतन वापस क्यों नहीं आ रहा है, और अगर वो बीमार हैं तो खुद इस मामले पर अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे? इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक और अहम मामला है जिस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। वो मामला FATF से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तरामीम का है, जिस पर सेनेट में अपोजिशन ने हुकूमत का साथ नहीं दिया और वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर बरहमी का इजहार किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमती बिलों को मुस्तरद करके अपोजिशन अपनी करप्शन बचाना चाहती है, जबकि अपोजिशन का एतराज़ था कि हुकूमत इस मनी लॉन्ड्रिंग के बिल के जरिए रियासत को एक पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग बिल में जो अपोजिशन का एतराज़ है वो ये है कि इस बिल में तरमीम करके सेक्शन 16 को ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें तहकीकाती अफसरान को पाबंद किया गया था कि वो मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले मुतालिका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 16 के मुताबिक कोई भी शख्स इस एक्ट के तहत जुर्म का मुर्तकिब करार पाया जाए तो तहकीकाती अफसर करीबी अदालत या जुडिशल मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर इस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके मुलजिम को गिरफ्तारी की वजूहात से मुताल्लिक आगाह करे, और जो भी शख्स गिरफ्तार हो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब हुकूमत ने अपने मुजव्वज़ा बिल में इस शिक को ही ख़त्म कर दिया है। साथ ही हुकूमत ने अपने बिल में मनी लॉन्ड्रिंग को एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया है। अब नॉन कॉग्निजेबल जुर्म यह है जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को इख्तियार होता है कि वो बगैर किसी वारंट के मुलजिम को गिरफ्तार करे और उसे अपनी तहवील में रखकर तहकीकात करे, जिसमें कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम शामिल होते हैं।
अब अपोजिशन का दावा है कि FATF की ऐसी कोई डिमांड नहीं है और हुकूमत FATF की आड़ में ऐसी तरमीम ला रही है जिससे वो लोगों को टारगेट कर सके। अब ऐसे माहौल में जहाँ पहले तहकीकाती इदारों पर जानिबदारी और सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस वक्त कवानीन में ऐसी तरमीम करने की हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्या वाकई FATF ने कहा था या नहीं कहा था? हुकूमत से भी पूछेंगे। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि आपको NRO चाहिए और आप ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान को FATF की ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डलवा देंगे, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं। देखिए शाहज़े, पहली बात तो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, जहाँ तक FATF की लेजिस्लेशन है, हमने पूरी दयानतदारी के साथ और कौमी जज्बे के साथ हुकूमत से ताउन किया है और जो वज़ीर ख़ारजा हैं इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को ख़त लिख के अपोजिशन के किरदार की तारीफ़ की है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि हुकूमत FATF की आड़ लेके, इसका कवर लेके ऐसी लेजिस्लेशन लोड करना चाहती है जो ना FATF को दरकार है, ना FATF ममालिक के अंदर किसी जगह राइज है। ये चाहते हैं कि इनके पास काले इख्तियारात आ जाएं, ब्लैंकेट इख्तियारात आ जाएं, जिसको दिल किया पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसका इदारा दिल किया पकड़ के बंद कर दिया। इस किस्म के जो इख्तियारात हैं जो कानून और आइन से मावरा हैं, जिसमें आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंतकामी बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। और देखिए पिछले 2 सालों में हमसे ज़्यादा कौन इस बात को समझ सकता है और बता सकता है कि 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने हमारे लोगों को जेलों में डाला गया और बाद में पता चला कि वो सब बेबुनियाद इल्ज़ामात थे। आप किसी की ज़िंदगी का 1.25 साल, 1.5 साल, 6 महीने वापस तो नहीं लेकर आ सकते। FATF के अंदर किसी जगह ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, आप अपने आइन और कानून के खिलाफ कानून साजी करें जो कि एक फैशिस्ट स्टेट बनाए, या आप अपने मुल्क के अंदर हिटलर वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा हमें FATF से इख्तलाफ नहीं है, हमने दयानतदारी के साथ ताउन किया है। लेकिन हुकूमत जिस किस्म के कानून FATF को पैकेज करके लाना चाहती है, उनका मकसद यह है कि हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात आ जाएं, ऐसे स्वीपिंग इख्तियारात आ जाएं, जिससे ये मुल्क में अपने मुखालफिन को पकड़ सकें, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकें। इसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। मतलब यानी जो नैब की वजह से आपको एतराज़ात हैं, आपको लग रहा है हुकूमत इसीलिए टारगेट कर रही है क्योंकि हुकूमत कह रही है FATF के लिए है। यानी अगर इसको जो नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल किया है, अगर ये वाली शर्त ना हो, गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म कर दे, तो फिर आपको बिल पर कोई एतराज़ नहीं, आप सपोर्ट करने को तैयार हैं। जी देखिए, इसमें पहली बात जैसे आपने कही कि इसके अंदर ये काबिल एतराज़ बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पे किसी वकील की, किसी साइल की, किसी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज़ की, जो कानून के अंदर उनको एक आपस की इंफॉर्मेशन रखने का इख्तियार है, वो रहना चाहिए। जैसे आज रज़ा रुबानी साहब ने भी कहा कि आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर एक मुखबरी का कल्चर ऑफिशियली पैदा हो जाए। उससे तो एक सोसाइटी में बहुत एनार्की हो जाएगी और हम एक सीक्रेट सोसाइटी बन जाएंगे। हर कोई हर चीज़ को गार्ड करने लगेगा। जैसे कि हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिन्होंने बजाय इसके कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, हम इस वक्त कैश इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं, लोग वाइट इकोनॉमी से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी तजावीज़ हैं, और ये वो तरामीम है जिन पर हुकूमत ने इत्तफाक किया था, लेकिन अचानक कौमी असम्बली में जाकर जब पास करने का वक्त आया, हुकूमत इनसे पीछे हट गई। तो हम किसी ऐसी चीज़ पे इसरार नहीं कर रहे जिस पे कोई हम फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इन कवानीन का लोगों पर नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, इस बात की हमारी सिर्फ पोजीशन है। बाकी FATF के लिए जो कानून साजी दरकार थी वो हमने खुले दिल के साथ मुल्क के मफाद में की है। हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितनी ये हुकूमत है। मतलब हम ये मामला हुकूमत के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले 9 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए। आपकी पार्टी लाइन है कि वो इलाज कराएंगे फिर वापस आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब को तो वापस लाने की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराने की बात कर रही है हुकूमत कि जी उन्होंने गारंटी दी थी। आपको नहीं लगता कि ये पूरा बयानिया बन रहा है? नवाज शरीफ साहब को अब अपना इलाज करा के फौरी तौर पर मुल्क वापस आना चाहिए और अपने केसेस का सामना करना चाहिए।
देखिए, नवाज शरीफ साहब ने वो मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान के अंदर किसी ने आज तक नहीं की। वो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ वापस आए ताकि कानून की अमलदारी के हवाले से उन पर कोई उंगली ना उठा सके। यहाँ पर 100 दिन से ज़्यादा उन्हें पाबंद किया गया कि एहतसाब अदालत में आप डेली हाजिरी दें। वहाँ उनकी अहलिया दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ रही थी। उन्होंने मुतद्दद बार इस्तदा की, मुझे 3 दिन के लिए अपनी अहलिया की इयादत के लिए जाने दें। उनको इजाज़त नहीं दी गई। रोज़ाना हाजिरी लगा के मजबूर किया जाता था वो यहाँ पर बैठें। हत्ता ये कि जिस रोज़ उनकी अहलिया की इंतकाल हुआ, वो मिन्नतें करते रहे लोगों के कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट फ़ोन पे बात करा दी जाए, क्योंकि मुझे इतलात आ रही हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनकी बात नहीं कराई गई। उन्होंने तो अपनी ज़बान से कभी इन चीज़ों का जिक्र तक नहीं किया। साहब उस वक्त आए, अपने बयानिए के लिए आए, इलेक्शन हो रहा था, वो वापस आए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब क्या उन्हें इलेक्शन नहीं दिखता? हुकूमत ने अपना टाइम पूरा करना है, इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है और वो आएंगे नहीं, उनको लाया ही जाएगा? और ये क्या एक अच्छी सिचुएशन होगी आपकी पार्टी के लिए? शाहजेब आएंगे। आज हुकूमत के मुशीर जो हल्फनामे उनके बकौल लहराते रहे, उसके अंदर अदालत ने भी यही बात तस्लीम की थी कि वो अपना इलाज मुकम्मल करके जब उनके मुआलजीन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे कि ही इज़ फिट टू ट्रैवल एंड फिट टू गो, वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर आ जाएंगे। साहब मगर इसमें इस वक्त मसला क्या है एग्जैक्टली कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं मगर खामोश भी हैं? क्या हुकूमत के साथ कोई साइलेंट डील है उनकी कि डॉक्टर ने उनको पाकिस्तान जाने से मना किया है और बात करने से भी मना किया है, सिर्फ वॉक करने की इजाज़त दी है? वो बोल तो सकते हैं, बात कर सकते हैं, हुकूमत के हवाले से बात कर सकते हैं, सियासत पे वो खामोश क्यों हैं? कोई आपने देखा है कि उन्होंने 1-2 टेलीफोन कॉलें की हैं तो उससे कितना भौचाल आ गया है। वजीर आजम से लेके पूरी काबीना की टांगें कांप रही हैं। तो उन्होंने कोई 1-2 सियासी सरगर्मियां कर ली, वो तो यहाँ सब चीज़ को तलट पलट ना कर दे। अभी वो जिस मकसद के लिए गए हैं वहाँ वो सियासत के लिए नहीं गए, वो सियासत पाकिस्तान आके करेंगे। अभी उनकी फैमिली की और हम सब की ख्वाहिश है कि उनकी तमाम तवज्जो इलाज पर होनी चाहिए। मगर उन्होंने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की है ना। अब यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है, लीडर्स माजी में भी एग्जाइल में रहे हैं, या तो वो ये कहें कि जी उन्हें नहीं लगता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुझे मिलेगा, मैं नहीं आ रहा, और बात करें। ये क्या बात है कि वो खामोशी से बैठे हुए हैं, या तो वो मरियम नवाज साहिबा की वजह से बैठे हुए हैं, तो फिर क्या खानदान के गिर्द ही सारी की सारी सियासत घूम रही है? वो डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है बात करने से और सिर्फ मौलाना फजल रहमान और बिलावल से बात करने की इजाज़त दी है, कारकुनों से बात करने की इजाज़त नहीं दी है, वैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी है। शाहजेब आपको पता है कि ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये वजीर सेहत को भी मालूम है कि 4 महीने तो पाकिस्तान के अपने हॉस्पिटल बंद रहे हैं, तमाम ओपीडीज बंद रही हैं। बरतानिया के अंदर भी इसी तरह इससे ज़्यादा सिवेरिटी से कोविड ने हिट किया है, उनके हॉस्पिटल्स भी बंद थे, वहाँ पर भी सारी ट्रीटमेंट्स मौखर हुई हैं। तो वो अपने इलाज के लिए गए हैं, जो ही इलाज उनका मुकम्मल होगा, डॉक्टर्स उन्हें इजाज़त देंगे, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापस आ जाएंगे। वो तो इशू नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तो इशू नहीं है। उनको असली प्रोसेस ऑफ लॉ मिला है या फ्लॉड प्रोसेस ऑफ लॉ मिला है। अब वो कहते हैं जी कि एक शख्स के लिए इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाए। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि मुझे ज़रा बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने मुल्ज़िम हैं जिनका डेली ट्रायल होता है? पाकिस्तान के अंदर कितने मुल्ज़िम हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के उसके केस की निगरानी करता है? नवाज शरीफ साहब की बैसियत अगर मुल्ज़िम भी थे तो उनके साथ एक इम्तियाजी और खुसूसी सलूक रवा रखा गया है। उनको सजा देने के लिए पूरा सिस्टम जिस स्पीड पे काम कर रहा था और जज अरशद मलिक ने जो बातें कौम के सामने उसमें आई हैं, तो सबको पता है हकीकत क्या है। लिहाजा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ना घबराते हैं, उन्होंने उसका सामना किया है। जिस दिन डॉक्टर्स उनको सर्टिफिकेट देंगे कि हमारी तरफ से आपका इलाज मुकम्मल है, आप जा सकते हैं, वो 1 सेकंड ज़ाय किए बगैर पाकिस्तान आएंगे। वो पहले भी अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर जेल जाने के लिए आए थे, वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, वो पाकिस्तान के लिए मरते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस किरदार का ये हुकूमती वज़रा मुजाहरा कर रहे हैं, ये इंसानियत की तज़लील है और ये इनकी सोच की पस्ती है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों इशूज़ पर उनसे भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, आज आपने भी कहा कि अदालत ही देखे जिसने भेजा था। अब शहबाज शरीफ साहब पर मामला आ गया कि उन्होंने गारंटी दी थी, आप लोगों को समझ में आ गया नवाज शरीफ साहब को लाना मुमकिन नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनके हवाले से और अदालत से बात की जाएगी।
यहाँ पर सिचुएशन ये है, आपको याद होगा कि वफाकी काबीना ने ये कहा था कि एक 2.7 बिलियन का शायद बॉन्ड था जो कि वो दें, ताकि जितने केसेस जिनमें उनकी कन्विक्शन हुई है उतने पैसों का बॉन्ड हो और उसके बाद भर के वो चले जाएं। उसको शहबाज शरीफ साहब की गारंटी के साथ तब्दील किया गया। अब जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि अदालत जो है उसको शहबाज शरीफ साहब की जो गारंटी है उसको कन्फिस्केट करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को जो जाली एफिडेविट देने के ऊपर आर्टिकल 63 में डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए हुकूमत को कहना चाहिए कि एक्स्ट्रेडिशन की कार्रवाई करें। सर मगर अदालत आपसे पूछेगी नहीं कि उस जो गारंटी शहबाज शरीफ ने दी उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अगर हुकूमत को शक है कि नवाज शरीफ फिट हैं और फिर भी नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान हाई कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके डॉक्टर्स के पास, उनके फिजिशियन के पास भेजा जा सकता है जो उनसे वेरीफाई कर ले। और फिर अदालत पूछेगी नहीं कि ये वेरीफाई किया आपने या नहीं किया, पाकिस्तान का हाई कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव भेजा या नहीं भेजा। फरवरी के तीसरे वीक में मेरा ख्याल है कि ये शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की जमानत में एक्सटेंशन की बात जो है वो आई थी। उसमें अदालत में जब ये कहा गया कि उनकी तबीयत कैसी है, उसके बाद पाकिस्तान का और उसके बाद पहली बात ये हुई कि नवाज शरीफ फैमिली ने किसी किस्म की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा नहीं करवाई। अदालत ने उसके बाद पंजाब हुकूमत को ये केस भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स दें, वो रिपोर्ट्स नहीं आई। उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये कहा गया कि वो देखें कि उनकी कैसी तबीयत है और उनको एक्सेस नहीं दिया गया नवाज शरीफ साहब तक। और ये भी कहा गया कि उनके मालिक जो हैं वो भी डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर की जो डॉक्टर्स हैं और कहीं के भी कोई डॉक्टर्स हैं, जब तक वर्षा इजाजत नहीं देते डॉक्टर को, वो ज़ाहिर है कम्युनिकेट नहीं करते। और पाकिस्तान के हाई कमीशन को शरीफ फैमिली की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया ये एक्सेस देना। अच्छा, जो आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त है तो आपको शानदार मौका मिला और 6 महीने पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये बात अदालत को जाके नहीं बताई। एक नादिर मौका था नवाज शरीफ को वापस लाने का। अदालत नहीं पूछेगी आपसे कि भाई क्या किया 6 महीने? नहीं, उसके बाद दो बातें हुई। एक तो मार्च में 12 मार्च को गालबन पंजाब हुकूमत ने खत लिखा वफाक को और वफाक ने फिर खत लिखा लंदन में यूके की हुकूमत को और उनको वो तमाम सूरत हाल से जो यूके की हुकूमत है आगाह किया गया और बताया गया कि ये यहाँ पर जो मामलात हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं वो एक कानूनी अमल के तहत हैं और उस कानूनी अमल के मुताबिक अब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और एक पूरा उनको जो है आगाह किया गया। उसके बाद हुआ ये मार्च में, आपको मालूम है 3rd वीक के बाद हमारे यहाँ जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्ष होगी, जिसकी वजह से तमाम जो मामलात हैं वो रुक गए और उसकी वजह से आप दोबारा जब कोविड नीचे गया है तो फिर नवाज शरीफ साहब की वही प्रोसीडिंग्स अब वहीं से शुरू हो रही हैं जहाँ पे रुकी। तो मगर आपको अगर मिलने नहीं दिया था तो पाकिस्तान में अदालतें तो चल रही थी कोरोना के बावजूद, आप बता सकते थे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके, आप कह रहे हैं कि आप अदालत को नहीं बता सके, तो आप अदालत को कब जाके बताएंगे? ये तो जैसे आज पंजाब हुकूमत को भी जो है ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अब पंजाब हुकूमत को ज़ाहिर है जल्द अज जल्द अदालत से रब्ता करना चाहिए और जो उसके मुताबिक मामलात हैं, शहजाद अकबर और फरूक नसीम साहब जो हैं उनको इसके ऊपर जो है वो उनकी स्ट्रेटजी भी वो बना रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो ये मामला तय हो जाए। अच्छा, दूसरा मामला FATF का है। ज़ाहिर है आप खुद एक लॉयर हैं तो आप चीज़ों को समझते हैं बतौर वकील। वज़ीर आज़म कह रहे हैं इन्हें NRO चाहिए, ये FATF से हमें ब्लैक लिस्ट में डलवाएंगे, कानून नहीं पास होने दे रहे। अपोजिशन कह रही है हमने FATF के हर कानून पर आपका साथ दिया है, ये नैब के तर्ज का एक और कानून चाहते हैं ताकि अपोजिशन पर और दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर सकें, इसलिए इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रहे हैं कि बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी हो सके। ये है ही नहीं FATF की रिक्वायरमेंट बकौल उनके। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान पिनल कोड के सारे ही सेक्शन हैं उनके तहत अरेस्ट का इख्तियार पुलिस के पास है और वो मैजिस्ट्रेट की पावर के बगैर ही इस्तेमाल होता है। यानी बकरी चोरी का इल्ज़ाम भी अगर आपके ऊपर है तो पुलिस के पास इख्तियार है कि आपको अरेस्ट करे। ये अलग बात है कि अरेस्ट की आगे जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं, वो हमेशा पुलिस का इख्तियार है, वो समझती है कि जहाँ पे उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। इसी तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बड़े वेल डिफाइंड टर्म्स हैं। देखिए ये एक तो मैं देखता हूँ कि जो जाहिर है कि अपोजिशन ने एक तो हमारा जो 90s के रजीम में जो लेजिस्लेशन हुई उसकी वजह से पाकिस्तान फैटिफ में गया। PMLN और पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसा लेजिस्लेशन यहाँ पे की 1991 का, अगर आप जो फॉरेन रेमिटेंसेस एक्ट है वो उठा के देखें, जिसकी बुनियाद है, जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान का ये मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ये बाकायदा तौर के ऊपर इंतजाम किया गया कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कोई ऑफेंस ही ना रहे और इसका फिर बहुत नुकसान हुआ। इसका नवाज शरीफ फैमिली ने और जरदारी साहब ने तो पैसे उसमें कमाए ही कमाए,
लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ कि बहुत सारी पाकिस्तान के जो लॉज में फ्लॉज थे उसको फिर उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ थे, और अनफॉर्चुनेटली वो जो कदम ब कदम हम उसकी तरफ बढ़े और आज जो फैटफ का हमें सामना करना पड़ता है वो 90 की दहाई की उसी लेजिस्लेशन की वजह से है। आज अपोजिशन का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सेनेट में जिस तरीके से उन्होंने बिल्स जो हैं उनको मुस्तरद किया, उसके नतीजे में जाहिर है कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है फैटफ के ऊपर वो कमज़ोर हुई है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि फैटफ से हम जल्द अज जल्द जो है बाहर निकलें। सर, आपने कहा कि किस वजह से हम FATF में गए। उम्मीद करता हूँ कि कभी पाकिस्तान में ये डिबेट खुलकर हो सके और चल सके कि क्यों हम FATF में गए थे और किस तरीके से हम FATF से निकल रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने की वजह से नहीं निकल रहे। उम्मीद करता हूँ कभी ये खुलकर पाकिस्तान में डिबेट हो सके। मगर आपका खुद का एतराज़ रहा है, या आप क्यों इख्तियार देना चाहते हैं गिरफ्तारी का, जब FATF की रिक्वायरमेंट नहीं है? अपोजिशन कह रही है FATF के अपने 39 ममालिक में किसी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम पर FATF क्यों ये हमसे डिमांड करेगा? नैब के चेयरमैन के पास ये इख्तियार है। आपने देखा आपकी हुकूमत ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेट अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर है। बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर है। आपकी हुकूमत कहने लगी, और आप लोग और अपोजिशन को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिसका दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया, किसी को इंक्वायरी की स्टेज पर, किसी को कंप्लीट वेरिफिकेशन की स्टेज पर, और किसी को नहीं किया चाहा तो नहीं गिरफ्तार किया। तो फिर आप क्यों ये इख्तियार दोबारा चाहते हैं? मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार हो, वो गिरफ्तारी का इख्तियार दे और गिरफ्तार हो जाए बंदा। देखिए, ये तो पाकिस्तान पिनल कोड में इख्तियार कभी भी किसी के ये मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। वो तो फिर सिविल ऑफेंसेस हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के मसले हैं, वो ज़्यादातर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। जो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें ये इख्तियार पुलिस के पास है। और दूसरा, आपने जो कहा कि ये फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। फैटफ में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो सबसे जो ज़्यादा हमारे लिए समझिए कि जो प्राइमरी शर्त है वो है ही ये कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन लेके आएंगे। और ये बात, और फैटफ का जो प्रिंसिपल है, ये पॉइंट्स के टेबल की तरह बना हुआ है। जो परफॉर्मा है उसमें ये नहीं है कि किसी की डिस्क्रिप्शन है, वो फॉर्म है, उसके अपने अपने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स फिल होते जाते हैं, आप टिक करते जाते हैं। तो फैटफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ये बिल आएगा। मगर जब से मसला ये है कि जो रिक्वायरमेंट है फैटफ की, जो कि अपोजिशन का कहना है वो ये है कि आप एक फाइनेंशियल निज़ाम को ठीक करें कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। गिरफ्तारी का नहीं कह रहे हैं वो, और जो उनके अपने मुल्क में नहीं है वो पाकिस्तान से क्यों डिमांड करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार दीजिए, किसी कोई जुर्म में मुर्तकिब करार पाया जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, गिरफ्तार करें, 24 घंटे के आगे अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करें। 24 घंटे में प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना। जब आप मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, उसमें तारीख आएगी, लोग जो है वो बाहर चले जाएंगे, रोपोश हो जाएंगे। यहाँ तो लोग जो पकड़े गए हैं वही सामने नहीं आते, तो इतने बड़े लोगों को आप कहाँ से पकड़ते फिरेंगे? अब नवाज शरीफ जो है उस वक्त यही बातें हो रही थी कि इनको लाजमन बाहर भेजें, वरना इनको कल जो है 24 घंटे में इनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो वापस ही नहीं आ रहे। इसी तरीके से जब भी बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमात आएंगे, उसके बाद वो कभी भी आपके हाथ नहीं आ सकते। लिहाजा ये, अगर आप समझते हैं कि ये सिविल ऑफेंस है तो फिर तो बात ही और है, क्योंकि ये सिविल ऑफेंस तो नहीं है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बड़ा मेरे ख्याल में संगीन जुर्म है और इसकी बड़ी जुर्तें। इस कानून के दिफा में आपको जो मिसाल याद आई वो भी नवाज शरीफ की आई, तो अपोजिशन ठीक कह रही है, आप अपोजिशन को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं, FATF के लिए नहीं ला रहे हैं। तो अपोजिशन सारी मनी लॉन्ड्रिंग में ही मुलव्वस है, इसलिए तो घबराए हुए हैं। अगर अपोजिशन को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं हो तो वो क्यों घबराएंगे? प्रॉब्लम ही ये है कि तमाम अपोजिशन जो है वो TTs के ऊपर बैठी हुई है, और तमाम अपोजिशन जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पैसे जो हैं वो 1991 के इस कानून के तहत उसके इतने मुफाद उठा चुके हैं कि अब वो उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि चले उसको कम से कम मुस्तकबिल में तो रोका जाना चाहिए, और अब तो अपोजिशन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जो जाहिर है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये माजी से तो एप्लीकेबल है नहीं, ये तो मुस्तकबिल के लिए है और हमें इसका कोई डर नहीं। मगर पाकिस्तान FATF में सियासतदानों की वजह से नहीं गया कि उन्होंने उनकी TTs के मसले थे। TT के जो जिनके मसले हैं वो तो आपकी अपनी काबीना में बैठे हुए हैं। खुसरो बख्तियार साहब पर इल्ज़ाम है, उनकी इंक्वायरी नैब मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो जाती है, नैब बताता नहीं है क्यों हो गई है, कहाँ स्टेटस पहुंचा है, कुछ नहीं पता है। नैब तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कानून आगे नहीं बढ़ा रहा, तहकीकात मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। ये शिकवा तो आपका और मेरा और PTI का और अवाम का नैब के साथ सभी का शिकवा है। तो हमें उम्मीद है कि नैब हमारे शिकवे पे ध्यान देगा और जो केस वो करेगा उसको मुंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा। मगर नैब इन सबको गिरफ्तार कर लेता है, आपकी काबीना में जो लोग बैठे हैं उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करता।
कोई गिरफ्तार नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब तो जब तक सजा नहीं सुनाई गई गिरफ्तार नहीं हुए। ये कंसेशन तो सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज बीबी को दी गई थी कि वो पूरे रेफरेंसेस में गिरफ्तार नहीं हुए, और फिर उसके बाद जैसे वो गए वो भी आपके सामने। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ्तार थे, उनको उसके बावजूद नैब ने जेल से जाके गिरफ्तार किया। नहीं, जब उनके खिलाफ रेफरेंस जब तक सजा नहीं हुई न्यायालय अजीजिया में, वो तो आराम से आते थे, अपनी पूरा ट्रायल भुगते थे। ये प्रिविलेज सिर्फ नवाज शरीफ साहब को और मरियम को हासिल हुआ, बाकी तो किसी को हासिल नहीं हुआ। तो आपकी इस मिसाल से साबित नहीं होगा कि गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत थी, उसके बावजूद इतनी सारी उन्होंने पेशियां भुगती, और जब उनके खिलाफ फैसला आ गया तो वो गिरफ्तार हो गए, तो फिर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। पेश लोग होते हैं, अपोजिशन के भी सारे लोग यहाँ पे तकरीबन मौजूद हैं। डिपेंड करता है, जहां पर अगर आपका ख्याल हो कि वो एविडेंस को टेम्पर विद नहीं करेंगे, वहां पे गिरफ्तारी नहीं होती। जहां पे रोजाना आग लग जाए फाइलों को, पता चले कि जो बंदा जो गवाह है वही गायब हो गया है, जाहिर है वहां गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है। बट कई जगहों पे एक्सेस भी होता है, ये एग्री विद यू। मगर जो रिकॉर्ड में टेम्पर है वो हुकूमत में होते हुए लोग कर सकते हैं, अपोजिशन में होते हुए तो नहीं कर सकते। मगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं, उस्मान बुज़दार गिरफ्तार नहीं होते हैं, आपके दूसरे जो अक्यूज हैं वो नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पटवारी 2 दफा गवाही देने आया था, तीसरी बार उसका पता ही नहीं चला कि वो किधर गया। नैब ने खुद फिर इसके ऊपर एक एलामिया जारी किया और उन्होंने वो वजूहात बनाई जिसके ऊपर वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे। और यही टेम्परिंग जो एविडेंस टेम्परिंग की, और मैं भी समझता हूँ कि अगर आप एविडेंस टेम्परिंग का अगर आपको शायबा नहीं हो तो गिरफ्तार ना करें, क्या फर्क पड़ता है। ये इसी एविडेंस टेम्परिंग का और यही कि गवाह जो हैं उनको रूपोश करा दिया जाता है। नैब ने यही इल्ज़ाम ख्वाजा साद रफ़ीक पर लगाया था और फिर उन्हें गिरफ्तार किया था, और फिर वो कैद में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, वो जो वादा माफ गवाह उन्होंने प्रोड्यूस किया और जो कुछ साद रफ़ीक के साथ हुआ वो आपने देखा है। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, कई दफ़ा पुलिस के ऊपर भी आते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो 14-14 साल जो हैं वो जेलों में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस, हमारा ये जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये नैब का प्रॉब्लम नहीं है। नैब के ऊपर हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ केसेस हैं। अदरवाइज अगर पुलिस देखें कि जो लोगों के साथ करती है, हमें ज़्यादा बात जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की करनी चाहिए। नैब विल बी पार्ट ऑफ दैट। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम मसला पर बात करेंगे। ब्रेक कराची में आज भी बारिशें हुई, मगर कल के मुकाबले में आज शिद्दत कम देखी गई। बारिशों का सिलसिला अभी रुका नहीं है, जुमेरात तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिन के वक्फे के बाद यानी 29 अगस्त से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने शहर में जो तबाही मचाई उसके असरात अब भी बाकी हैं। बड़ी सड़कों से तो पानी उतर गया है, मगर बाज़ रिहायशी इलाकों में अब भी पानी जमा है। ऐसे एक इलाके में ओल्ड सिटी एरिया में फरहान इलियास हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल देखिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, और ओल्ड सिटी एरिया में बरसाती पानी तो अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी है और कीचड़ है। मेरे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तकरीबन कोई 6 से 7 इंच का यहाँ पर कीचड़ मौजूद है। और अगर हम कीचड़ से निकलते हुए अगर हम जाते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर चलना तो मुहाल है। यहाँ पर सीवरेज का सारा पानी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर सीवरेज का पानी इतना है कि यहाँ से ताफून उठना शुरू हो गया है। और जो इदारे हैं जिनका काम है इस पानी की निकासी करना, वो तो यहाँ पर नज़र नहीं आते। जो जोरिया बाज़ार है, खजूर बाज़ार है, वो भी तिजारती हब है, और कपड़ा मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रिहायशी इलाका भी मौजूद है। यहाँ के जो मकीन हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सकते और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। मेमनगोट में नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल देखिए। शाहजेब, गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में हाल हुआ, जो कि मलीर नदी का एक बंद टूटा, और बंद टूटने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ इलाका वो कायदाबाद का था, मुर्गी खाना, और फिर उसके बाद ये जो मलीर रिवर का एक हिस्सा है वो उस तरफ शालत टाउन और कायदाबाद लगता है, और इस तरफ का जो हिस्सा है वो मीमन गोट लगता है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मीमन गोट में। यहाँ पे समो गोट है जो कि यहाँ पे तकरीबन 100 साल पुरानी आबादी है, और इसके बिल्कुल साथ ही ये हाल ही में आबादी कायम की गई है। यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने
उन्होंने अपने पैसे देके अपने लिए मौत खरीदी है या अपने लिए उन्होंने यहाँ पे तबाही का सामान किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गरीब लोग हैं यहाँ पे। पहले इन्होंने किसी ने 1.5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, किसी ने 3 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। अब यहाँ पे मकानात हैं। जब मकानात है तो पानी का जो रास्ता है वो रुक गया। जब पानी का रास्ता रुक गया तो उसने तबाही मचाई, और उसने तबाही आप देखें कि ये एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, बेयार मददगार है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे कई फीट पानी था और इनसे कोई पूछने तक नहीं आया यहाँ की हालात। फलाई तंजीम है वो इनको यहाँ पे खाना पहुँचा रही है, खुले आसमान तले लेटे हुए हैं, बिजली यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, ये शाह लतीफ़ का जो रिवर बेल्ट का उस तरफ का हिस्सा है या कायदाबाद का हिस्सा है, वहाँ का भी यही हाल है। पानी उतर गया है, लेकिन पानी उतरने के बाद जो तबाही के मनाजिर हैं वो जा बजा देखे जा सकते हैं। कराची के शहरी अजियत में हैं, कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ रहा। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कराची में नालों की सफाई और बारिशों के बाद की सूरत हाल का हल निकालने के लिए NDMA के प्लान का जायज़ा लिया है। मंजूरी के बाद सितंबर से इस मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल मुकम्मल होगा। इस वक्त शहर जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है इससे बेहतर का मुस्तहिक है। NDMA ने प्लान बना लिया है। सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे पास भी मुस्तकबिल का प्लान मौजूद है, मगर बार बार कराची के शहरियों को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, कराची के मामलात को समझते हैं, मसला कैसे हल हो सकता है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। साहब, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि नाले साफ़ हो जाते हैं मगर मसला हल होता नहीं है। अभी भी हुए थे, फिर नहीं मसला हल हुआ कि नालों की सफाई से ही मसला हल होगा या एक बाकायदा तौर पर प्रॉब्लम है इस शहर का। सूरज भी बरसाती नालों में जा रहा है, कचरे का कोई निज़ाम नहीं है, ये पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जाए? शाजिब, एक बुनियादी बात तो यह है कि कराची के जो हालात हैं, आप जो भी फैसले, जो भी हल तलाश करोगे वो कराची के जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक करोगे। देखिए, कराची का मतलब बहुत आसान है ये कहना कि सीवेज अलग हो जाए, पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अलग हो जाए, कचरा अलग हो जाए। आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, उसका बजट, सालाना बजट 600 पाकिस्तानी अरब रुपए है। इसी तरह इस्तांबुल का देख लीजिए, 900, कराची से छोटा शहर है, 900 अरब रुपए। कराची का बजट क्या है? KMC, DMC, वाटर बोर्ड वगैरह का मिला के 48-50 अरब नहीं बनता। ये तो तनख्वाहें देने के लिए और एक सिम्टोमेटिक, वो कहते हैं ना, कॉस्मेटिक तब्दीली या वो करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने कोई वाकई में हल निकालना है, कोई देर पा हल निकालना है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम में या बरसाती नालों में सुवेज नहीं जा सकता। सुवेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको मेंटेन, रिपेयर, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। उसको जो नालों में डंप कर दिया जाता है उसको कराची के जो 3 बड़े सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। कराची एक बहुत बड़ा फ्लैट मैदान होता था, जमीन पानी एब्जॉर्ब करती थी, जज्ब करती थी। अब वहां पर कंक्रीट का जंगल बन गया है, जमीन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता पानी का। उसको ट्रेन करने की जरूरत है, मोहल्लों में नालियां बनाने की जरूरत है। देखिए, कोई दूसरा आके, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमरीकी या चीनी आके कराची को एक दिन फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कराची के गवर्नर्स को, कराची के मैनेजर्स को, कराची के अवाम उन्नास को इसको एक संजीदा मसले के तौर पे लेना पड़ेगा। अगर आप संजीदा मसले के तौर पे लोगे तो कुछ इन हालात में बेहतरी हो सकती है, ना ही अदरवाइज। ना इस शहर का कचरा नालों में गिरना बंद हो सकता है, ना सुएज गिरना बंद हो सकता है, ना सुएज सिस्टम जो कोलैप्स्ड है वो ठीक हो सकता है। एक बहसियत कौम हमें थोड़ी सी जो है मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। जब तक वो मैच्योरिटी, अभी हर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर मलबा डाल रहा है, कोई वसीम अख्तर के ऊपर डाल रहा है, ये सारी बेमायने बातें। मगर संजीदा गुफ्तगू जो कहीं होनी चाहिए थी वो मुझे इस शहर में होती हुई नजर नहीं आ रही। सब सारे ओहदे इनके पास हैं तो जिम्मेदारी पर इन पर डाली जा रही है। 12 साल से सिंध हुकूमत है, मेयर वो कराची के रहे, तो बताएं मुझे, सर जोड़कर अगर बैठे हैं तो वफाकी सिंध हुकूमत मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? ये बयानबाजी से हटके कोई हल है इस शहर का, आप कह रहे हैं, अगर संजीदगी से हल निकालना चाहें? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई इतना मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बरसात के पानी को निकालने की बात हो रही है।
नालियां बनाने की बात हो रही है, नालियों को रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही है, कराची की जो टोपोग्राफी है, ग्रेडियंट है, उसको समझने की बात हो रही है। देखिए, अगर आप सुराबगोट चले जाएं तो लियारी नदी पे उसका जो बेड है वो तकरीबन सतह समंदर से 114 फुट ऊपर है। कराची एयरपोर्ट 82 फुट है। अगर आप तीन हट्टी के ऊपर आ जाएं इसी लियारी नदी में, वो तकरीबन 35 फुट रह जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के मशरिक में मैदानी इलाके हैं, शुमाल में और शुमाल मगरिब में पहाड़ियां हैं, वहां से पानी आता रहेगा। उस पानी को ट्रेन करने की जरूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, लियारी नदी में दरात तक जब भी पाकिस्तान में कीरथर में होती थी, फिर मुकामी कराची में होती थी, एक सैलाब जो है मिर्जा आदम खान रोड, आगरा ताज कॉलोनी और इन सब के ऊपर करता था। लियारी एक्सप्रेस बनी, उस बहाने लियारी नदी चैनलाइज हो गई, ट्रेन हो गई। आज मिर्जा आदम खान रोड पे आगरा ताज कॉलोनी में, बिहार कॉलोनी में लियारी, जो कि बुनियादी तौर पे सतह समंदर से भी नीचे है, वहां पर पानी का वो मसला नहीं है। तो इन चीजों को समझने की रॉकेट साइंस नहीं है, बुनियादी चीजें हैं। उन बुनियादी चीजों के ऊपर कुछ अखराजात हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और देखिए, जब तक आप कराची को अपने पैरों पे नहीं खड़ा करेंगे, कहीं से कोई बाहर से आके कराची का मसाइल को हल नहीं कर सकता। कराची बहुत ही रिजिलियंट शहर है। देखिए, जरा सी, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2005 में जल्दल आया था, सबसे ज्यादा कराची से लोग कश्मीर और बालाकोट और पहुंचे थे। आज तो कराची वाले, सिर्फ मैं वैसे तो कराची वाला कहता हूं, कम से कम हमें चीजें करने दो। आप हमें चीजें करने ही नहीं देते। कॉन्फ्लिक्टिंग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो सोने देने वाली मुर्गी है जो कि सोने का अंडा देती है, उसको सब काट के खाना चाहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी कराची के टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर से बात कीजिए, वो चीजों की जो फॉल्ट्स हैं वो है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक दफा आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनका हल निकाला जा सकता है। नाराबाजी से कोई हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने यह दावा किया था कि जो बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने जमा कराया था, उसके तहत पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमीशन ने राब्ता किया शरीफ ख़ानदान से, मगर ना नवाज शरीफ से मिलने दिया गया, ना ही डॉक्टर से मिलने दिया गया। हमारे नुमाइंदे से राब्ता किया है हुसैन नवाज ने इस खबर का, और इस बात का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है आपके सामने रखेंगे ब्रेक में। अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने दावा किया कि जो एफिडेविट बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने जमा कराया था कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर वो अपने इलाज के बाद वापस ना आए और हुकूमत को लगे कि वो फिट हैं फिर भी वापस नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान का बरतानिया में हाई कमीशन का नुमाइंदा हुकूमत भेज सकती है उनके डॉक्टर के पास और तस्दीक कर सकती है। फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि ऐसा किया गया था। पाकिस्तान हाई कमीशन का नुमाइंदा भेजा गया था, मगर ना ही उन्हें नवाज शरीफ से मिलने दिया गया, ना ही उनकी रसाई होने दी गई नवाज शरीफ के डॉक्टर तक। फवाद चौधरी के इस दावे पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया है और बताया है कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, हमसे किसी ने बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से रब्ता नहीं किया। हुसैन नवाज ने कहा कि हुकूमत तारीख बताए या कोई भी दस्तावेज दिखाए कि रब्ता किया गया। अगर ज़बानी रब्ता हुआ तो उस शख्स का नाम बताए जिसने रब्ता किया, और उस शख्स का भी नाम बताए जिससे रब्ता हुआ। हुसैन नवाज ने मजीद कहा कि आज भी हुकूमत बताए कि उसे कब बरतानवी डॉक्टर से नवाज शरीफ की ख़राब सेहत से मुताल्लिक तस्दीक चाहिए। हुकूमत आने वाले दिनों में तारीख बताए। हम नवाज शरीफ के डॉक्टर से अब भी मिलवाने को तैयार हैं और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तस्दीक कराने को तैयार हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया। हुसैन नवाज ने हमारे नुमाइंदे को उस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस ज़रूर आएंगे। ये बड़ा दावा था जो फवाद चौधरी की तरफ से किया गया। अब देखते हैं कि अदालत में इस दावे के हवाले से क्या ऐसे दस्तावेजी सबूत हैं जो हुकूमत रखने में कामयाब होती है कि एफिडेविट के मुताबिक रब्ता किया गया था, मगर शरीफ खानदान ने मुलाकात नहीं करने दी गई थी, क्योंकि तारीख, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और नाम सब हुसैन नवाज इस वक्त मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी रब्ता किया जा सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि अदालत एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती। और आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है
कि कोई अदालत वजीर आजम की राय को अपनी राय से तब्दील नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले भी कई अहम फैसले सामने आ चुके हैं जिसमें गैर जरूरी गिरफ्तारियों को बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करार दिया गया। आज़ादी इजहार राय को मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी करार दिया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एग्जेक्टिव के मामलात को ना छेड़ते हुए एक अहम दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती से मुताल्लिक थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि शहजाद अकबर को उनके ओहदे से हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आज अपना तहरीरी फैसला जारी किया, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि एक तरफ जहाँ बात होती है कि जुडिशल एक्टिविज़म है, एग्जीक्यूटिव को काम करने की गुंजाइश नहीं मिलती, गुज़िश्ता हुकूमतों में शिकायत होती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से एक के बाद एक फैसला उनका सामने आ रहा है और आज के फैसले के मुताबिक आइन सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म के एडवाइस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर तैनात करने की इजाज़त देता है। मुशीर की तैनाती के लिए आइन में अहलियत का कोई मयार भी मुकर्रर नहीं है। ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो अपने लिए किसको मुशीर मुकर्रर करते हैं। अदालती फैसले में मज़ीद लिखा है कि कोई अदालत वज़ीर आज़म की राय को अपनी राय से तब्दील नहीं कर सकती, लिहाजा ये मामला अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आता। वज़ीर आज़म के मुशीर के इख्तियार और हैसियत के बारे में अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि आइन के मुताबिक कोई मुशीर काबीना का मेंबर नहीं होता, साथ ही इस वक्त तक काबीना इजलास में वो शिरकत नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक वज़ीर आज़म ज़रूरत के मुताबिक शिरकत की खुसूसी दावत ना दे। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का मुशीर पार्लियामेंट की कार्रवाई में शरीक तो हो सकता है, बात भी कर सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा ही फैसला वज़ीर आज़म के मामलीन खुसूसी की दोहरी शरीयत के मामले पर सामने आ चुका है। 30 जुलाई के तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा था कि वज़ीर आज़म की जानिब से तकर्रुर किए जाने वाले मामलीन खुसूसी की तादाद की कोई कैद नहीं है, साथ ही दोहरी शरीयत रखने वाले शख्स की बहैसियत मामलीन खुसूसी तकर्रुरी में भी कोई रुकावट नहीं है। तहरीरी फैसले में मज़ीद लिखा था कि इस मामले में अदालत की मुदाखलत वफाकी हुकूमत के मामलात को मुतासिर करेगी, साथ ही वज़ीर आज़म को अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाने से भी रोकेगी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुसलसल ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसमें जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लियामेंट की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही एग्जीक्यूटिव के जो फैसले हैं, एग्जीक्यूटिव के किए गए जो फैसले हैं, उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें सामने आती हैं, अदालत उन्हें भी अपने दायरे से बाहर करार देती है। साथ ही जो बुनियादी हुकूक के मामलात हैं शहरियों के, उसके हवाले से भी बहुत अहम फैसले सामने आए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में वाइल्ड पोलियो के खात्मे से मुतालिक एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, मगर जहाँ इस पेशरफ्त को आलमी सतह पर एक अहम संग मील के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस वक्त वाइल्ड पोलियो केसेस का सबसे बड़ा गढ़ तस्वुर किया जा रहा है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया, जो दहाइयों पहले वाइल्ड पोलियो वायरस का गढ़ समझा जाता था, उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाइल्ड पोलियो फ्री करार दे दिया है। अब सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां ये वाइल्ड पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। अहम बात यह है कि नाइजीरिया में 2016 में वाइल्ड पोलियो का आखिरी केस रिपोर्ट हुआ था और मुसलसल 4 साल तक वहां कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी बरे आज़म अफ्रीका का वाहिद मुल्क जहां वाइल्ड पोलियो मौजूद था, अब वहां से भी उसका खात्मा हो चुका है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि नाइजीरिया में 40% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है। सिर्फ यही नहीं, नाइजीरिया में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब रहती है, दहशतगर्दी का उससे सामना है, मजहबी हवाले से भी वहाँ पोलियो वैक्सीन की मुखालफत होती रही है। मगर एक जामे हिकमत अमली के तहत नाइजीरिया के हर इलाके में वैक्सीन की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया और दूर दराज के इलाकों में भी बच्चों को वैक्सीन कराई गई, जिसके नतीजे में अब उसे ये एजाज़ हासिल हुआ है। मगर पाकिस्तान में अब भी वाइल्ड पोलियो वायरस मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, 2014 से 2018 तक मुसलसल पोलियो केसेस में कमी आने के बाद पाकिस्तान में अब दोबारा पोलियो केसेस में इजाफा हो रहा है। 2014 में पाकिस्तान में 306 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 2015 में कम होकर 54 हो गए, 2016 में पोलियो केसेस मजीद कम होकर 20 रह गए और फिर 2017 में सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए और लगने लगा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। 2018 में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 2 वर्षों में पोलियो के केसेस में फिर से इजाफा हो गया। पोलियो ग्लोबल इरेडिकेशन इनिशिएटिव के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में 65 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अफगानिस्तान में इस साल केसेस की तादाद 37 है। 2019 में 147 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2019 में अफगानिस्तान में केसेस की तादाद 29 थी। इन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा वाइल्ड पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 2 साल में इजाफा हुआ है। दुनिया में वाइल्ड पोलियो के हवाले से सबसे ख़तरनाक मुल्क की फहरिस्त में आना आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है और बच्चों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे ज़रूर पिलवाइए, उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल को महफूज बनाइए। इरादी अल्लाह।